15 अप्रैल 2008 की सुबह सुबह उत्तर प्रदेश का एक शहर अमरोहा, और अमरोहा के थाने में एक व्यक्ति फोन करता है। फोन करने वाला शख्स पूरी तरह से डरा हुआ था। वो इस अंदाज में बात कर रहा था कि बार बार उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। पुलिस ने उसके कॉल को सुना और पुलिस एकदम एक्टिव हो जाती है। उसके फोन को सुनने के बाद पुलिस की एक टीम उसके बताए हुए एड्रेस के लिए निकल लेती है। जब पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचती है, मकान के अंदर एंट्री करती है, तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल सी सिचुएशन नहीं थी। पुलिस ने देखा कि उसके सामने एक परिवार के अंदर 7 लोगों की लाशें पड़ी हुई है, और तो उन लाशों में से एक लाश थी 10 महीने के एक छोटे से बच्चे की। जब पुलिस ने इस मंजर को देखा तो पुलिस के हाथ पांव पूरी तरह से फूल जाते हैं। तो क्या है इस केस की पूरी डिटेल्स, किसकी थी वो 7 लाशें, और कौन था वो छोटा सा 10 महीने का बच्चा जिसको मारने वाले ने एक बार उसकी उम्र का भी लिहाज नहीं करा। तो हेलो एंड वेलकम बैक, माय नेम इज नीरज शर्मा, और इस केस की पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं यूपी में। यूपी का एक शहर अमरोहा, और उसी अमरोहा में लगने वाला एक गांव बावनखेड़ी। बावनखेड़ी में शौकत नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। शौकत का एक बड़ा बेटा था जो एमबीए था, छोटा बेटा था जो एक इंजीनियर था, और एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम था शबनम। शबनम ने भूगोल में और इंग्लिश में एमए किया हुआ था, यानी उसने डबल एमए किया हुआ था। इनके फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बात करें अगर शौकत जी के बारे में, वो एक लेक्चरर थे। आजू बाजू के हर गांव में उनका रुतबा था। बात उनकी प्रॉपर्टी की भी आप कर सकते हैं, उनके पास अच्छी प्रॉपर्टी थी, इसी वजह से उनका इलाके में रसूख था। लोग बाग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। सारे बच्चे पढ़े लिखे थे, खुद शौकत जी भी पढ़े लिखे थे, कॉलेज में लेक्चरर थे, तो सभी लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। लेकिन फिर दिन आता है 15 अप्रैल 2008 की सुबह सुबह। शबनम अपने घर की बालकोनी में आती है और बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। शबनम इस अंदाज में चिल्ला रही थी, इस अंदाज में रो रही थी कि वो बार बार गिर रही थी, उठ रही थी, गिर रही थी, उठ रही थी। उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी कि उसके रोने की, चिल्लाने की बहुत ज़्यादा जब आवाज़ पड़ोसियों के पास जाती है तो आजू बाजू के कई सारे पड़ोसी उनके मकान के सामने इकट्ठा हो जाते हैं, और शबनम की तरफ देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा शबनम पे एक तरह से दया आती है। खैर, जैसे तैसे जो पड़ोसी थे वो घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, घर के अंदर एंट्री मार देते हैं। लेकिन जब वो घर के अंदर जाते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि घर के अंदर शबनम का पूरा परिवार, यानी शौकत जिनकी उम्र थी 55 साल, जो शबनम के पिता थे, उनका गला कटा हुआ था। उसकी माँ जिसका नाम था हाशमी, जिसकी उम्र थी 50 साल, उनका भी गला कटा हुआ था। बड़ा भाई अनीस, उसका भी गला कटा हुआ था। अनीस की वाइफ का नाम था अंजुम, उसका भी गला कटा हुआ था। और छोटे भाई का नाम था राशिद, उसका भी गला कटा हुआ था। एक कजिन थी जिसका नाम था राबिया, उम्र थी 14 साल, उसका भी गला कटा हुआ था। और एक 10 महीने का छोटा सा वहां पर बच्चा भी था, उसका गला नहीं कटा हुआ था, लेकिन वो भी मरा पड़ा था। गांव वालों ने जब इस मंजर को देखा तो उन्हें शबनम पे बहुत ज्यादा दया आई, क्योंकि शबनम का पूरा परिवार उनके सामने खत्म पड़ा था। अब गांव वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि एक ऐसा इंसान शौकत, जो कॉलेज में लेक्चरर है, जिसका पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, उसके बावजूद भी उसकी दुश्मनी किससे हो सकती है। ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो शबनम के घर वाले, यानी शौकत के घर वालों की जान का दुश्मन बन सकता है। खैर, इससे पहले कि गांव वाले कुछ समझ पाते, सबसे पहले वो पुलिस को फोन करती है। जब पुलिस वहां पर आती है तो सबसे पहले पुलिस बात किससे कर सकती थी, वो थी केवल और केवल शबनम। लेकिन जब पुलिस को शबनम की कंडीशन नजर आती है तो वो शबनम से बात ही नहीं करते, और इस केस का इतना ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट होता है कि यूपी की उस टाइम की जो सीएम थी, उनका नाम था मायावती। जब उनके कानों में इस केस की भनक पड़ती है तो वो तुरंत अमरोहा के लिए आने का प्लान बनाना शुरू कर देती है। लेकिन अब पुलिस अपनी जांच शुरू करती है तो पता चलता है कि इस टीम को, यानी पुलिस की टीम को लीड करने वाले जो इंस्पेक्टर थे, उनका तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। उनको सस्पेंड इसलिए कर दिया गया कि उनके इलाके में एक इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है,
यानी उनके इलाके में सामूहिक हत्याकांड हुआ, एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या जो कर दी गई है। और फिर उसी केस को सुलझाने के लिए आरपी गुप्ता नाम के एक इंस्पेक्टर को लगाया जाता है। अब आरपी गुप्ता अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, वो गांव वाले बहुत लोगों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनके दिमाग में कोई सुराग नहीं आया था। अब जैसे तैसे मौका पाकर वो शबनम से बातचीत करते हैं। उन्हें शबनम से बात करने का जब मौका मिलता है तो वो शबनम से पूछते हैं कि असल में क्या हुआ। तो शबनम जो सबसे पहली बात बताती है वो बताती है कि वो छत पर सोने चली गई थी क्योंकि रात को उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी। दूसरी बात शबनम बताती है कि छत के रास्ते से ही रात में कुछ चोर घर पे आए, वो जीने से नीचे गए और पूरे घर वालों को मारकर बाहर का दरवाज़ा खोलकर बाहर चले गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हल्का सा शक आरपी गुप्ता को होता है क्योंकि जब वो गांव वालों से डिटेल्स पूछ रहे थे तो उन्हें पता चला था कि जो घर का दरवाज़ा है वो अंदर से बंद था। अब इस केस की थोड़ी सी अंदर जाने के लिए, इस केस की गहराई में जाने के लिए आरपी गुप्ता ने पूरे घर का मुआयना किया। वो छत पर जाते हैं तो छत पर जाकर देखते हैं कि किसी भी अंदाज में चोरों के किसी भी अंदाज में आने का निशान नहीं है। कोई सीढ़ी नहीं लगी हुई, कहीं आजू बाजू में कुछ भी ऐसा क्लू नहीं है जिससे पता चले कि हाँ चोर यहाँ पर छत पर जैसे तैसे आ सकते हैं। और तीसरा झूठ जो शबनम का यहाँ पर पकड़ा गया था वो था, शबनम ने कहा था कि वो छत पर सोने के लिए गई थी, लेकिन छत पर किसी भी अंदाज में ना तो कोई चारपाई थी, ना किसी भी तरह का बिस्तर था और ना ही कोई पंखा था। अब जैसे तैसे आरपी गुप्ता को शबनम पर शक होने लगा था, लेकिन अभी तक वो इस शक को पूरी तरह से इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच उस समय की जो सीएम थी मायावती, वो बावनखेड़ी गांव में पहुंच जाती हैं। अब बावनखेड़ी गांव में पहुंचने के बाद वो प्लानिंग कर रही थी कि शबनम को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, लेकिन जैसे तैसे आरपी गुप्ता ने मायावती के पीए से बात करके इस 5 लाख के मुआवजे को तो टाल दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें शबनम पे जैसे तैसे शक है तो अभी आप मुआवजा मत दो, इसके बारे में आप बाद में सोच सकते हो। खैर मायावती उनकी इस बात को मान लेती हैं और वो वापस चली जाती हैं। अब आरपी गुप्ता के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। उनके दिमाग में चल रहा था कि इस केस को सुलझाने के लिए वो क्या क्या करे। फिर अचानक से पुलिस का एक मुखबिर आरपी गुप्ता जी के पास आता है और उन्हें बताता है कि अगर तुम गांव के ही एक व्यक्ति जिसका नाम है सलीम, उसे गिरफ्तार कर लो, उससे बातचीत करो तो ये केस एकदम दूध का दूध पानी का पानी की तरह सोल्व हो जाएगा। अब आरपी गुप्ता आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, वो तुरंत सलीम को गिरफ्तार करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। जब वो सलीम के घर जाते हैं तो जाकर पता चलता है कि सलीम वहां पर नहीं है। जैसे तैसे कई जगहों पर जाकर सलीम को सर्च किया जाता है और सलीम अब पुलिस की गिरफ्त में था। शुरुआत में जब पुलिस ने सलीम से बातचीत करी तो सलीम इधर उधर की बातें करने लगता है, वो पुलिस का पागल बनाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस उसे अपना पुलिसियाई अंदाज दिखाती है, जब उस पर अपनी अच्छी खासी स्टाइल दिखाती है पुलिस वाला, तो वो टूट जाता है। तो फिर वो पूरी कहानी पुलिस को तोते की तरह धाए धाए बता देता है। और अब इसके बाद में बारी थी शबनम से पूछताछ करने की। अब पुलिस शबनम से पूछताछ करती है। शबनम उन्हें वही पुरानी वाली अपनी सारी बातें बताती है, लेकिन इसी बीच एक सीन और होता है। जब शबनम बहुत ज्यादा रो रही थी, उसका रो रो कर बुरा हाल था, तो अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब तबीयत खराब होने के बाद जब वो हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर्स एक ऐसी बात बताते हैं, जब आरपी गुप्ता जी को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह से शबनम पर अपना जो शक है वो गहरा देते हैं। उनको पता चलता है कि शबनम 7 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। अब एक कुंवारी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, आखिर वो 7 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। इस बात को सुनने के बाद जब आरपी गुप्ता जी को इस बात का पता चलता है तो अब वो शबनम से अच्छे से पूछताछ करने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अब वो शबनम को एक पीड़ित वाले अंदाज में नहीं देख रहे थे, अब वो शबनम को एक मान के चलो कि एक क्रिमिनल वाले अंदाज में देख रहे थे। शबनम से बातचीत शुरू की जाती है। शबनम शुरुआत में पुलिस का पागल ही बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब शबनम को पता चलता है
कि सलीम नाम का एक लड़का पकड़ा गया है। तो अब शबनम को पता चल चुका था कि अब वो पूरी तरह से फंस चुकी है। अब उसे इस बात का एहसास हो गया कि अब बहाने बनाने का कोई भी फायदा नहीं है, अब वो पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुकी है। अच्छा, ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि जितने भी मरने वाले लोग हैं उनके शरीर में जहर पाया गया है। यानी अब यह बात बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो चुकी थी कि किसी इंसान ने इनको मारने से पहले इनको जहर भी दिया है। अब आरपी गुप्ता जी के दिमाग में यह बात भी घर कर गई कि घर के हर व्यक्ति के शरीर में जहर पाया गया, लेकिन फिर शबनम को जहर कैसे नहीं दिया गया? यानी शबनम जिंदा कैसे है? अगर किसी इंसान ने घर वालों को जहर दिया तो फिर शबनम को भी जहर दिया जाना चाहिए था। अब उनके दिमाग में बात यह आ चुकी थी कि हो ना हो इस केस के पीछे पूरी तरह से शबनम ही हो सकती है। अब शबनम और सलीम दो लोग पुलिस की गिरफ्त में थे और पुलिस को लग रहा था कि हो ना हो इन दोनों का ही इन 7 लोगों की मौत में जैसे तैसे हाथ है। अब शबनम से और सलीम से पुलिस सख्ताई से बातचीत करती है तो शबनम और सलीम दोनों टूट जाते हैं। फिर वो पुलिस को एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनने के बाद पुलिस भी कांप जाती है। तो वो लोग बताते हैं कि सलीम उसी गांव का रहने वाला है जो 8वीं पास है। बात करें शबनम के बारे में तो शबनम डबल MA है, उसने भूगोल में और इंग्लिश में डबल MA किया हुआ था। 2 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, धीरे धीरे दोस्ती होती और ये दोस्ती बहुत जल्दी प्यार का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप ले लेती है। अब शबनम को सलीम से शादी करनी थी, सलीम को पूरी ज़िंदगी शबनम के साथ गुजारनी थी। ये दोनों शादी का फैसला लेते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। अगर बात करें शबनम के बारे में, शबनम हाईली एजुकेटेड थी, उसका अच्छा खासा परिवार था। शौकत जो शबनम के पिता थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, कॉलेज में लेक्चरर थे। और अगर हम बात करें यहाँ पर केवल और केवल एक नॉर्मल से सलीम के बारे में तो वो 5वीं पास था। उसके पास ना किसी अंदाज का कोई बैकग्राउंड था, ना ही वो पढ़ा लिखा था, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करता था। अब शबनम इस बात को अपने माँ बाप को बताती है, शौकत जी से बताती है। शौकत जी जैसे इस बात को सुनते हैं तो वो सबसे पहले शबनम को डांटते हैं और वो बोलते हैं कि ये एक बात होना यानी ये शादी होना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जिसके बाद शबनम अपने घर वालों को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने डिसीजन पर पूरी तरह से एडिग रहते हैं। अब सलीम और शबनम दोनों एक दूसरे के साथ मिलना अपना जारी रखते हैं। कई बार सलीम शबनम को घर से ही बाइक पर बिठा कर ले आया करता था। तो ये तो सीधी सी बात है कि घर वालों को सलीम के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने शादी के लिए पूरी तरह से मना कर दिया था। आजू बाजू के कई लोगों को भी सलीम के बारे में पता था, तो कहीं ना कहीं ये भनक भी थी कि इन दोनों में प्यार है, क्योंकि घर वालों को तो पता इस बात का चल ही चुका था। आजू बाजू के लोग भी इस बारे में जैसे तैसे जान ही चुके थे। अब बारी थी शबनम के किसी डिसीजन को लेने की। अगर शबनम चाहती तो सलीम के साथ में घर से भाग भी सकती थी, लेकिन शबनम को इस बात का पता था कि अगर वो सलीम के साथ भागती है तो सलीम ना ही तो पढ़ा लिखा है और ना ही उसके पास पैसा है, तो हो सकता है कि खाने की भी लाले पड़ जाए। तो वो इसीलिए डिसीजन लेती है कि क्यों ना अपने घर वालों को ख़त्म कर दिया जाए। सबसे पहली चीज़ तो मिलेगी अपना प्यार, जिससे वो प्यार करती है वो उसे मिल जाएगा, और दूसरी चीज़ घर वालों के पास बेशुमार दौलत है, काफ़ी सारी ज़मीन है, घर में पैसा है, घर है, ये सब कुछ भी केवल और केवल शबनम का ही होगा। अब शबनम और सलीम ने शबनम के घर वालों को रास्ते से हटाने का प्लान अपने दिमाग में बना लिया था। अच्छा, एक बात और भी थी, शबनम यहाँ पर किसी भी अंदाज में पीछे भी नहीं हट सकती थी, क्योंकि उसकी कोख में सलीम का बच्चा भी पल रहा था। अब वो पूरी तरह से प्लान करती है कि सलीम के साथ ही जिंदगी गुजारनी है। अब जैसे तैसे परिवार वालों को अपने रास्ते से हटा देना है। अब इसी बात को दिमाग में रखते हुए सलीम अपने गांव से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर एक दूसरी जगह पर, जिसका नाम था पागवाड़ा, वहां जाता है और वहां से नशे की या यूं कह लीजिए कि बेहोशी की 10 गोलियों का एक पत्ता ले। अच्छा, शबनम को और सलीम को इस बात का एहसास था कि वो दोनों उन 6 लोगों पर काबू नहीं पा सकते, यानी अपने पिता पर, 2 भाइयों पर
और बाकी लोगों पर। तो इसीलिए वो जहर यानी बेहोशी वाली दवाई लाने का प्लान करता है। अब 14 अप्रैल 2008 की रात को शबनम ने घर वालों को खाना खिलाने के बाद सभी के लिए वो चाय बनाती है और चाय में वो बेहोशी वाली दवा को मिला देती है और सभी को चाय पिला देती है। रात के 10 बजे के बाद में जब सभी लोग उस चाय को पीने के बाद बेहोश हो जाते हैं तो शबनम का एक बार को ऐसा हो सकता है कि अपनी गलती का एहसास हो जाए और इंसान किसी गलत काम को करने से पहले पीछे हट जाए, लेकिन शबनम के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो शबनम सलीम को फ़ोन करके अपने घर बुला लेती है। सलीम आता है और अपने साथ में एक कुल्हाड़ी भी लेकर आता है। अब सलीम के हाथ में कुल्हाड़ी थी, शबनम के सामने उसका पूरा परिवार था। परिवार में शबनम के पिता थे, उसकी माँ थी, 2 भाई थे, एक भाई की वाइफ थी, एक छोटा बच्चा था और राबिया नाम की उसकी एक कजिन भी थी। अब शबनम ने बारी बारी से सभी की गर्दन को पकड़ा और सलीम ने एक एक करके सभी की गर्दन को काट डाला। गर्दन को काटने के बाद सलीम वहां से कुल्हाड़ी को अपने साथ में लेकर नीचे से गेट को खोलकर चला जाता है। शबनम गेट लगाकर ऊपर आती है, अपने कपड़े साफ करती है और अपने कपड़े साफ करने के बाद वो फिर सुबह होने का इंतज़ार करती है और सुबह होते ही अपना रोना धोना चालू कर देती है। वो इस अंदाज में रो रही थी कि मानो उसे कुछ भी नहीं पता हो। वो अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर चुकी थी। लेकिन इसी बीच एक सीन और भी होता है। जब शबनम ने सलीम को बुलाकर बाकी लोगों की गर्दन कटवाई थी तो वहीं पर शबनम का एक छोटा सा 10 महीने का भतीजा भी था। वो लोग उस 10 महीने के भतीजे की गर्दन नहीं काटते। असल में ना ही तो उस बच्चे ने वो चाय पी थी, वो गर्दन नहीं काटते, वो केवल उसका गला घोट कर उसे मार डालते हैं। लेकिन शबनम ने सलीम को घर से भेजने के बाद जैसे वो छत पर जाकर अपने कपड़े वगैरह बदल रही थी तो उसे नीचे से उसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। अब वो सलीम को दोबारा से फ़ोन करती है। लेकिन अगर बात करें सलीम के बारे में तो सलीम कोई पेशेवर मर्डर तो था नहीं, यानी वो कोई हत्यारा नहीं था, वो कोई पेशेवर हत्यारा नहीं था। इसीलिए सलीम दोबारा से शबनम के घर आने के लिए मना कर देता है। वो शबनम से बोलता है कि अब मैं दोबारा तुम्हारे घर नहीं आ सकता, वो भी एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए। लेकिन इस बात को आप लोग इमेजिन करने से भी डरेंगे कि बाद में शबनम ने अपने उस 10 माह के भतीजे का गला अपने ही हाथों से दबा दिया और उसे अपने हाथों से गला दबाने के बाद में मार डाला। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस जिस अंदाज में छानबीन करती है, सारी छानबीन पुलिस के फेवर में बहुत जल्दी आ जाती है। शबनम को और सलीम को पकड़ लिया जाता है, दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें अरेस्ट करने के बाद में जेल भिजवा दिया जाता है। पूरे 2 साल तक इनके ऊपर ट्रायल चलता है। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि शबनम को और सलीम को कड़ी से कड़ी सजा हो, लेकिन पूरे 2 साल के बाद शबनम को और सलीम को शुरू में 10 साल की सजा सुना दी जाती है और बाद में जब ये केस बड़े बड़े कोर्ट्स में जाता है तो इनको मौत की सजा भी सुना दी जाती है। अब शबनम का और सलीम का जो केस है वो अभी भी चल ही रहा है। उनको मौत की सजा भूल चुकी है। तो बाद में हाई कोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने दोनों ने फांसी की सजा सुना दी थी। लेकिन 2016 में शबनम ने कोर्ट में ये याचिका डाली कि तुम मुझे फांसी की सजा ना देकर या तो मुझे उम्र कैद दे दो या फिर मेरी सजा को थोड़ा बहुत और भी ज़्यादा बढ़ा दो। लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात पे पूरी तरह से मना कर दिया और कहा कि तुम्हें मौत की ही सजा रहेगी। अब शबनम के पास एक ही बाद में तुरप का इक्का बचा था, वो था राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर अर्जी लगाना। शबनम वो भी करती है, लेकिन राष्ट्रपति उस समय के थे 2016 में प्रणब मुखर्जी। अब राष्ट्रपति जी ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया, यानी उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसे पूरी तरह से टर्न डाउन कर दिया। अब किसी भी समय पर शबनम को और सलीम को फांसी हो सकती है। दोस्तों अगर बात करें शबनम के बारे में तो शबनम ने प्यार में अंधी होकर अपने पूरे परिवार को निगल लिया। उसने अपने पूरे परिवार की हत्या करवा दी।
अगर हम बात करें बावनखेड़ी गांव के बारे में, तो 2008 में बावनखेड़ी गांव में इस तरह का सीन बन चुका था कि वहां पे आजू बाजू में जो लड़कियां शबनम नाम की थी, उन्होंने या तो अपने नाम बदल लिए थे या फिर उन्होंने शबनम नाम बताने से पूरी तरह से किनारा कर लिया था। लड़कियां अपना नाम शबनम लोगों को नहीं बताया करती थी, कुछ बदल कर नाम बता दिया करती थी। आज भी यानी 2023 में भी शबनम नाम से वहां के लोग बहुत ज्यादा कतराते हैं। अब शबनम जैसी लड़कियों के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक पढ़ी लिखी लड़की ने एक अनपढ़ लड़के के लिए अपने पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्राइम स्टोरीज और क्राइम डॉक्यूमेंट्री सुनने में अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज डू सब्सक्राइब।